तो क्या समझ लिया जाए कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की असल बीमारी को पकड़ लिया है, लेकिन क्या वो इसका इलाज भी कर पाएंगे? राहुल गांधी ने गुजरात में जो कहा है कि कांग्रेस में दो तरह के घोड़े होते हैं, एक घोड़े जो रेस के घोड़े होते हैं और एक घोड़े जो शादी के बाराती घोड़े होते हैं। एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, राहुल जी कहता है मुझे, राहुल जी ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है, दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। तो ये हमें गुजरात में करना है। जो रेस का घोड़ा है, जो तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, उसको रेस में लगाना चाहिए। और जो हमारे शादी के घोड़े हैं, जो हैं वो हैं, उनको हमें शादी में बारात में नचा देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी को ये रेस के घोड़े और शादी के बाराती घोड़े सिर्फ गुजरात में ही नजर आ रहे हैं, या फिर गुजरात से पहले उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे, वहां भी उनको ये बाराती घोड़े नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि गुजरात में दिसंबर 2027 में चुनाव है, तो उत्तराखंड में तो उनसे साल भर पहले यानी कि 2027 के शुरू में ही चुनाव होने हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने गुजरात मिशन शुरू कर दिया, लेकिन वो उत्तराखंड को जीतने का अभियान कब शुरू करेंगे? क्या उत्तराखंड के गुटबाज नेता राहुल गांधी की नजरों में गिर चुके हैं? क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी उत्तराखंड कैंपेन नहीं करने आए थे या उनको नहीं बुलाया गया था, और अब यूपी के बाद राहुल गांधी का फोकस गुजरात है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जो शादी और रेस वाले घोड़े गुजरात में ढूंढ रहे हैं, उनको देहरादून में, उत्तराखंड में भी ढूंढने की कोशिश करेंगे? दोस्तों नमस्कार, दुर्जोड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस के रेस के घोड़े और शादी के बाराती घोड़ों की, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे घोड़े अब गुजरात में खोजने की बात कर रहे हैं, लेकिन गुजरात से पहले तो चुनाव उत्तराखंड में है। जी हाँ, बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी उस गुजरात में बड़ी लकीर खींचने के लिए निकल पड़े हैं, गुजरात मिशन को लेकर के, जहां पिछले 7 चुनाव से लगातार बीजेपी जीत रही है। यानी 1995 के बाद से गुजरात में कांग्रेस की सरकार तो बनना दूर, कांग्रेस चुनाव दर चुनाव गुजरात में कमजोर होती गई है। गनीमत हो 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात के बनासकांठा से कांग्रेस को एक सीट मिल गई है, यानी कांग्रेस का गुजरात से सूखा खत्म हो गया पिछले 3 चुनाव का। वरना 2014, 2019 में लगातार 26 की 26 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत आ रही थी, यानी कि बीजेपी लगातार जीत रही थी। ठीक उत्तराखंड की तरह, जहां 2014 से लगातार हर चुनाव बीजेपी जीत रही है, लोकसभा के तो तीसरे चुनाव में भी बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। बड़ा सवाल यह है कि गुजरात की 7 चुनावी हार और जिस तरह से कांग्रेस की वहां बेहद कमजोर स्थिति है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव को भी आप देखेंगे तो गुजरात में जिस अंदाज में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उसको लेकर खुद राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि हमने 2017 में जरूर चुनाव लड़ा था, जब हमने बीजेपी को पहली बार 99 पर रोक दिया था। यानी 29-30 साल का अगर बीजेपी का शासन गुजरात में देखेंगे 1995 के बाद से, तो 2017 का ही वो चुनाव था जब बीजेपी का आंकड़ा 100 से नीचे आ गया था। यानी 182 विधानसभा की जो संख्या है
उसमें बीजेपी 99 पर सिमट गई थी और कांग्रेस को 77 नंबर्स मिले थे। उसके बाद जिस तरह से बीजेपी और ताकतवर होती है और 2022 के चुनाव में जब कांग्रेस 17 विधायकों पर सिमट जाती है, यानी सिर्फ कांग्रेस के सिंबल पर 17 विधायक चुनाव जीत पाते हैं, तब बीजेपी 182 के हाउस में 86% की जीत के रिकॉर्ड के साथ, यानी उसका जो जीत का प्रतिशत है वो 86% का रहता है और वो 156 विधानसभा सीटें जीत लेती है। यानी विधानसभा में उसके 156 विधायक जीत कर आते हैं, 4 विधायक आम आदमी पार्टी के भी जीतते हैं। लगातार 22 से पहले कांग्रेस गुजरात में भले चुनाव हारती रही हो, लेकिन उसके जो वोट का नंबर था वो 37, 38, 40 के आसपास रहता था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से गुजरात में सेंधमारी की और बीजेपी ने जिस तरह 86% का जीत का अपना स्ट्राइक रेट दिखाया, उसके बाद कांग्रेस का वोट परसेंटेज 40 से बहुत नीचे आ गया, वो 23-24 के बीच में झूलने लगी। यानी कि जिस अंदाज में अगर आज बात करें, जब राहुल गांधी गुजरात में खड़े होकर बीजेपी को लिख कर ले लो 2027 के चुनाव में कांग्रेस हरा देगी का जब नारा बुलंद कर रहे हैं, जब ये गारंटी बांट रहे हैं, तब कांग्रेस वहां मात्र 12 विधायकों की संख्या पर है। एक लोकसभा का और एक राज्यसभा का सांसद कांग्रेस का है। चाहे फिर जो कोऑपरेटिव का तंत्र हो वहां भी कांग्रेस नहीं है, चाहे नगर निकायों का तंत्र हो वहां भी बीजेपी का वर्चस्व है। बावजूद उसके जब वोट परसेंटेज 38-40% से गिर करके 23-24 के फेर में आ गया, तब राहुल गांधी ने गुजरात में कहा है, इससे पहले वो पार्लियामेंट में भी कहते हैं कि लिख के ले लो बीजेपी को इस बार गुजरात में हराएंगे। यानी मोदी शाह के घर में घुसकर बीजेपी को परास्त करने का बड़ा दावा राहुल गांधी कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि ये दावा वो उत्तराखंड में क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उत्तराखंड में तो उत्तर प्रदेश के साथ 2027 के शुरू में ही जनवरी, फरवरी, मार्च में कभी भी चुनाव हो जाएंगे और 2014 के बाद से उत्तराखंड भी गुजरात की तर्ज पर बीजेपी को जीत दर जीत दे रहा है। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा की लड़ाई में हैट्रिक लगाई है जीत की। और अब बीजेपी के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो 2027 में विधानसभा चुनाव में भी जीत की हैट्रिक लगाएगी। तो क्या राहुल गांधी को उत्तराखंड की चिंता नहीं है? क्या राहुल गांधी को उत्तराखंड कांग्रेस में वो शादी के बाराती घोड़े नहीं खोज लेने चाहिए? या हम आज राहुल गांधी की मदद कर देते हैं कि दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस में वो कौन कौन से घोड़े हैं जिन्हें रेस में दौड़ाने की जरूरत है और वो कौन से घोड़े हैं जो शादी के बाराती घोड़े बने हुए हैं, लेकिन वो गाहे बगाहे रेस में दौड़ने की कोशिश करते रहते हैं। और इससे कांग्रेस का हाल, बुरा हाल चुनाव दर चुनाव होता जा रहा है। जब कांग्रेस में दौड़ के घोड़े यानी रेस हॉर्सेस को ढूंढने की बात आएगी और शादी के बाराती घोड़े खोजने की बात आएगी, तो सबसे पहले चेहरा हरीश रावत का आएगा। आपको क्या लगता है, हरीश रावत ने उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ कांग्रेस को खड़ा करने में, कांग्रेस को सींचने में सबसे ज्यादा योगदान दिया, लेकिन अब राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2017 के बाद से हरीश रावत ही कांग्रेस के जो एक तरह से जो पूरा जो कबाड़ कांग्रेस को करने की कोशिश हो रही है, उसमें अगर सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी नेता को जाएगा तो हरीश रावत का ही जाएगा। क्योंकि जिस अंदाज में 2014 का लोकसभा चुनाव या सारे चुनाव हरीश रावत की सरपरस्ती में ही कांग्रेस ने उत्तराखंड में हारे हैं, पहले वो मुख्यमंत्री थे, तब 14 का लोकसभा चुनाव, 17 का विधानसभा चुनाव हारे, उसके बाद उनकी अगुवाई में 22 में जिस अंदाज में उन्होंने पत्ते यानी टिकट बांटे उस अंदाज में टिकट बांटे गए और फिर 22 में भी, 19 में भी और 24 में भी कांग्रेस की हार होती है। अब अगर हरीश रावत की 2002 की और उस दौर की हरीश रावत की राजनीति देखेंगे जिसमें कांग्रेस को खड़ा करने का सवाल था उनके सामने, लेकिन आज के दौर की अगर आप हरीश रावत की राजनीति देखेंगे तो इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जब वो खुद की बजाय अपने बेटे को टिकट देकर के ले आए थे, उसके बावजूद भी चुनाव वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के बीजेपी में जो कामकाज की शैली है, उनका अंदाज है,
उसकी तारीफ करते हुए नजर आए। और अब अगर आप देखेंगे हरीश रावत अक्सर जहां भी आपको दिखाई देंगे उनके साथ या तो वीरेंद्र रावत होते हैं जो हरिद्वार से चुनाव लड़े हैं, या फिर उनके छोटे बेटे आनंद रावत उनके साथ होते हैं। ऐसा लगता है कि हरीश रावत की राजनीति अब किसी तरह से अनुपमा रावत को 2022 के चुनाव में हरिद्वार में सेटल करने के बाद अब वीरेंद्र रावत और आनंद रावत सेटल करने को लेकर है उनकी राजनीति। तो क्या समझा जाए कि राहुल गांधी को ये दिखाई दे रहा है कि क्या अब हरीश रावत रेस के घोड़े हैं या फिर वो शादी के घोड़े हैं? ये हरीश रावत का आकलन राहुल गांधी को करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो हरीश रावत की राजनीति अब इसी ढर्रे पर चलती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद जब आप बात करेंगे तो आपके जहन में प्रीतम सिंह का चेहरा आएगा। प्रीतम सिंह एक जमाने में चक्राता के चाणक्य कहा जाता था। सत्ता केंद्र राज्य में बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, चक्राता का किला अभेद्य माना जाता था। वहां प्रीतम सिंह को कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। लेकिन आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी 26 साल के युवा बेरोजगार बॉबी पवार जब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं तो वो 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस और बीजेपी को शिकस्त देते हैं, जिनमें से यमुनोत्री, थराली और सबसे महत्वपूर्ण चक्राता विधानसभा क्षेत्र होता है, जहां प्रीतम सिंह का गढ़ जिसे कहा जाता है। खुद प्रीतम सिंह खुद चुनाव न लड़ करके जिस तरह से वो टिकट जोत सिंह गुंसोला को दिलवा करके लाए थे, उनके कैंपेन में भी लगे थे, बावजूद उसके चक्राता का जो चक्रव्यूह है वो बॉबी पवार इस अंदाज में भेदते हैं कि पहले नंबर पर वो रहते हैं 26,000 से ज़्यादा वोट लेकर के, और फिर बीजेपी 14,000 के आसपास वोट लेकर के आती है, और कांग्रेस यानी जो प्रीतम सिंह का जो धड़ा है वो मात्र 10-12 हज़ार वोट के बीच सिमट कर रह जाता है तीसरे पायदान पर। यानी चक्राता में भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरे पायदान पर चली गई है। तो अब राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि प्रीतम सिंह कितने बड़े रेस के घोड़े हैं या फिर वो भी शादी के बाराती घोड़े हैं। ये फैसला राहुल गांधी को करना पड़ेगा। बात अब यशपाल आर्य की करते हैं। यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बने, और जिस अंदाज में राहुल गांधी ने अपने पहले ही भाषण के जरिए, बहस के पहले ही मौके के जरिए राहुल गांधी ने एक छाप छोड़ने की कोशिश की है, और जिस अंदाज में राहुल गांधी ने लोकसभा में बोला कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर आधा दर्जन मंत्रियों को बीच में टोका टाकी करनी पड़ी है, और उसके बाद भी सत्र खत्म होने के बाद जिस अंदाज में राहुल गांधी हाथरस से लेकर गुजरात और मणिपुर तमाम जगह भाग दौड़ कर रही है, बताता है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो किस अंदाज में काम करके सरकार को असहज कर सकता है। तो क्या इस अंदाज में यशपाल आर्य काम कर रहे हैं? यशपाल आर्य कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। उनके नाम भी ये रिकॉर्ड है कि वो कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वालों में से एक है। 7 साल के आसपास उनका प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल रहा, लेकिन बाद में वो 5 साल बीजेपी की सरकार में मंत्री रह करके फिर लौट के चुनाव से पहले कांग्रेस में आए थे, और अब वो नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन क्या यशपाल आर्य उस अंदाज में बीजेपी का मुकाबला करते हुए, धामी सरकार का मुकाबला करते हुए नजर आते हैं? ये अपने आप में एक सवाल कांग्रेस नेतृत्व के सामने होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोकसभा चुनाव की भी बात करते हैं तो जिस तरह से चक्राता में कांग्रेस की इज्जत बचाने में प्रीतम सिंह नाकाम रहे, ठीक उसी तरह से हरीश रावत यानी उनकी बेटी अनुपमा रावत भी हरिद्वार ग्रामीण में अपने भाई वीरेंद्र रावत को यानी कांग्रेस को बढ़त नहीं दिला पाती। उसी अंदाज में बाजपुर में अपने विधानसभा क्षेत्र में यशपाल आर्य प्रकाश जोशी को, कांग्रेस कैंडिडेट को, बढ़त नहीं दिला पाते हैं। वहां भी बीजेपी को लीड मिलती है, और जिस अंदाज में यशपाल आर्य मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस सॉफ्ट विपक्ष की जो एक धारणा है वो उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के रहते हुए दिखाई देती है। वो कभी भी आक्रामक होकर सरकार पर हमला नहीं बोलते हैं। तो क्या राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा 2027 के चुनाव से पहले कि यशपाल आर्य हैं वो रेस के घोड़े हैं या फिर शादी के बाराती घोड़े हैं? उसके बाद बात आती है करण माहरा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। और जिस अंदाज में करण माहरा काम कर रहे हैं, या वो भले दावा करते हो कि वो बेहतर काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके खाते में 2024 के लोकसभा चुनाव की करारी हार जुड़ चुकी है, और अब 2 बाई इलेक्शन उनके सामने है, मंगलौर और बद्रीनाथ। ये सही है कि मंगलौर और बद्रीनाथ में तमाम जो प्रदेश की जो कांग्रेस के गुटबाज क्षत्रप हैं वो सब मोर्चे पर डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे बद्रीनाथ हो चाहे मंगलौर हो, तमाम दिग्गज वहां पसीना जरूर बहा रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों उपचुनावों में कांग्रेस बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई तो कांग्रेस में करण माहरा के लिए मुसीबतें बढ़नी तय हैं।
उसके अलावा भी जिस अंदाज में करण मारा काम करते रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते, उनके साथ न हरीश रावत हैं, न यशपाल आर्य नजर आते हैं, न प्रीतम सिंह नजर आते हैं। यानी जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज हैं, वो कहीं ना कहीं करण मारा के साथ उतना मजबूती से, सॉलिडारिटी से के साथ खड़े नजर नहीं आते। तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमजोरी करण मारा के स्तर पर भी रही होगी। और ये भी सच है कि जिस अंदाज में प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, ये तमाम लोग अपने क्षेत्रों में कांग्रेस को बढ़त नहीं दिला पाए। इसी तरह से रानीखेत में जो विधानसभा क्षेत्र रहा है करण मारा का, वहाँ भी कांग्रेस कैंडिडेट को, प्रदीप टमटा को, अल्मोड़ा से जो प्रत्याशी थे कांग्रेस, उनको बहुत करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। इसी अंदाज में अगर आप बात करेंगे तो फिर आपको हरक सिंह रावत का चेहरा दिखाई देगा। हरक सिंह रावत भी इधर उधर खूब उछल कूद करते रहे, लेकिन फिलहाल वो कांग्रेस में है। और जब पूरा लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, तब वो कहाँ हरिद्वार से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, कहाँ ईडी सीबीआई के छापों ने उन्हें इस तरह से जकड़ा कि वो घर से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन अब ज़रूर उनकी तस्वीर नुमाया हो रही है। वो बद्रीनाथ से लेकर के मंगलौर तक कैंपेन कर रहे हैं और कांग्रेस को लेकर के बड़ी बड़ी वो बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या जिस अंदाज, जिस टेम्परामेंट के नेता, जिस तेवर के नेता हरक सिंह रावत को जाना जाता रहा है, वो उस अंदाज में 2022 के बाद से कांग्रेस में काम करते दिख रहे हैं। उन्हें किस कैटेगरी में, उनको रेस का घोड़ा समझा जाएगा या शादी का घोड़ा समझा जाएगा, राहुल गांधी के सामने। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कहीं भी पिछले 2 सालों में दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए 2027 में वो किस करवट बैठेंगे, इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की बातें चलती रहती है। अब बात आती है गणेश गोदियाल की। गणेश गोदियाल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो गढ़वाल से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें वहाँ कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन गणेश गोदियाल ने चुनाव एक खास अंदाज में ज़रूर लड़ा और अनिल बलूनी को अपने तरीके से चुनौती देने की कोशिश की। और यही वजह है कि गढ़वाल में कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले ज़्यादा वोट मिले और जो हार जीत का परसेंटेज भी काफ़ी कम हुआ। बावजूद इसके वहाँ से अनिल बलूनी 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतते हैं। और 2022 की चुनावी हार, 2024 की चुनावी हार के बाद एक तरह से 2 हार कम से कम गणेश गोदियाल के खाते में है। बावजूद इसके गणेश गोदियाल जिस अंदाज में बद्रीनाथ में लगातार मेहनत कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि वो जिस अंदाज में मुद्दों को छूते हैं और उसके बाद वो लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के रणनीतिकार भी इस चीज़ को मानते हैं कि गणेश गोदियाल ने भले लोकसभा का चुनाव हार लिया हो, लेकिन कांग्रेस के भीतर, विद इन द कांग्रेस, यानी कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति में गणेश गोदियाल ने इस चुनाव जिस अंदाज में लड़ा, जब हरीश रावत सरेंडर मोड में थे, जब प्रीतम सिंह सरेंडर मोड में थे, जब यशपाल आर्य सरेंडर मोड में थे, जब हरक सिंह रावत सरेंडर मोड में थे, तब अकेले उत्तराखंड से गणेश गोदियाल चुनावी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे थे। यही वजह है कि उनके लिए कैंपेन करने के लिए प्रियंका गांधी भी आती हैं। हालांकि रुड़की में भी वीरेंद्र रावत के लिए भी कैंपेन करती हैं। माना जा रहा है कि गणेश गोदियाल प्रियंका गांधी कैंप में अच्छा खासा वजूद रखते हैं। और जिस अंदाज में प्रदेश के मुद्दों को छू रहे हैं और जिस तरह की वो भाग दौड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे लगता है कि वो अपनी पेशबंदी कर रहे हैं 2027 की चुनावी लड़ाई को लेकर, कांग्रेस में बड़ी भूमिका को लेकर के। इसलिए ये भी राहुल गांधी को ही देखना पड़ेगा कि क्या गणेश गोदियाल लंबी रेस के घोड़े हैं, या फिर वो जिस तरह से पहले जो हमने नेताओं का जिक्र किया उनकी तरह शादी के बाराती घोड़े हैं। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस में कुछ चेहरे और भी हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो किस अंदाज में कांग्रेस लड़ रही है। क्या राहुल गांधी पुराने शत्रपुओं को, जो तमाम गुटबाज जो आपस में एक साथ बैठना भी बहुत गवारा नहीं करते हैं, उनको ही रेस का घोड़ा बना करके 2027 में रखते हैं, या फिर कुछ नए चेहरों पर दाव लगाते हैं कांग्रेस में? क्योंकि ये अपने आप में, जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि उन्हें पता है कि कौन से घोड़े रेस के हैं और कौन से घोड़े शादी के घोड़े हैं, जब वो गुजरात में इस चीज़ का पता लगा रहे, तो क्या वो उत्तराखंड में भी इस पर काम करेंगे? लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस अंदाज में राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कैंपेन करने के लिए, उनका एक भी दौरा यहाँ नहीं लगता है, ये क्या इंडिकेट करता है? क्या राहुल गांधी को उत्तराखंड के नेताओं से उम्मीद उस तरह से नहीं रही है क्योंकि चुनाव दर चुनाव शिकस्त यहाँ भी खा रही है, या फिर जो उत्तराखंड के नेता हैं वो उनकी जो उनकी गुटबाजी का जो अंदाज है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को आहत कर रहा है, उत्तराखंड आने से रोक रहा है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन गुजरात की लड़ाई में उतरने से पहले राहुल गांधी को उत्तराखंड की तरफ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चुनाव 2027 के शुरू में है। और 2027 के शुरू में यूपी, उत्तराखंड जैसे राज्यों में आप चुनाव लड़ेंगे, इसका असर साल के आखिर में होने वाले गुजरात के चुनाव, यानी 2027 के लास्ट में नवंबर दिसंबर में जब चुनाव होंगे, उन पर भी उनका असर पड़ेगा। लेकिन क्या राहुल गांधी
उत्तराखंड की सुध लेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।